हेलो दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी मैथ्स का प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। ये आपका सेट वन होगा। कई लोग बोल रहे थे कि उन्हें रेलवे ग्रुप डी के मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, तो ये मैं आपको करा रहा हूँ। तो आप लोगों ने सबने तैयारी करी होगी, मैथ्स आपने सबने पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर पेपर सेट करेंगे, तो इससे आप देख लें, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो वो देख सकते हैं। बाकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, आप गूगल से पेपर डाउनलोड कर लें, वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे कि उन्हें सॉल्यूशन चाहिए, तो तभी मैं करा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिसको पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि उसे सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो आगे अगर काफ़ी लोग होंगे, यानी कि कुछ लोग होंगे जिन्हें सॉल्यूशन चाहिए होगा, तो मैं उन्हें ही कराऊंगा। और उन्हें कैसे कराऊंगा कि क्योंकि मैं भी आपके लिए क्वेश्चन प्रिपेयर करता हूँ, मुझे भी टाइम लगता है। ठीक है, क्वेश्चन एक साथ नहीं होते, सब अलग होते हैं, फिर उनका सॉल्यूशन बनाना होता है, तो क्वेश्चन आपको कलेक्ट करने होते हैं, तो मेरी भी मेहनत लगती है। तो उन लोगों को मैं किस तरह प्रोवाइड करूँगा, अभी ऐसा कोई बैच तो मैं ला नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई मेरे पास अभी इतना ज़्यादा सोर्स भी नहीं है, इतना ज़्यादा मेरे पास कुछ पैसा भी नहीं है कि मैं कोई ऐप बनाऊँ जिससे मैं बैच उसमें लॉन्च करूँ। तो इतना तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। जैसे मैं आपको 20 सेट कराऊंगा, और 20 सेट में अगर आपके 40 लोग भी होंगे, मिनिमम 40 होने चाहिए, क्योंकि कुछ लोग देखने वाले होने चाहिए, तभी बनाने का फ़ायदा भी है। 40 लोग होंगे तो उन्हें मैं यूट्यूब पे ही प्रोवाइड कराऊंगा। किस तरीके से कराऊंगा आगे मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप कमेंट में ज़रूर करना, बताना कि इतने लोग होने चाहिए जिन्हें इस तरीके से सेट चाहिए। ठीक है, जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, तो उन्हें मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी तैयारी कर ली होगी। आपने कहीं भी कोचिंग लगाई होगी, आपने मैथ्स पढ़ ली होगी, बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो इतने बच्चे होने चाहिए, और किस तरीके से होंगे, इतने बच्चे होंगे, मिनिमम इतने होंगे, तो मैं उन्हें अपनी एक यूपीआई आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें वो पे कर सकते हैं। ठीक है, ताकि मेरा भी टाइम लगे तो उससे उसका रिजल्ट मुझे भी मिलते रहे, और मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाते रहूँ। इस तरीके से मैं आगे आपको बताऊँगा। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको चाहिए। इतने बच्चे होंगे तो मैं ही कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो ये आपको सेट वन में करा दे रहा हूँ, ताकि मैं आपसे आप देख भी सके किस तरीके से कराऊंगा, क्योंकि सॉल्यूशन कराना है यहाँ पे। बाकी तो आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन आपने देखने कि कैसे आने, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया, यूट्यूब में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अगर 40 बच्चे भी होंगे तो यूट्यूब में किस तरीके से प्रोवाइड करूंगा आगे बताऊंगा मैं। लेकिन आगे मैं एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन पहले इतने बच्चे देख लेते हैं कि कितने बच्चे हैं जिनको इस तरीके से सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष आपको दिए गए हैं, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये आपका निर्देशांक ज्यामिति का है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मालूम होना चाहिए अगर आपके पास ट्राइंगल है। और यहाँ पे आपको तीन x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ठीक है, अगर आपके पास ये आपके शीर्ष होते हैं, तो यहाँ पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है वो क्या होता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सभी को पता होगा, क्योंकि सभी तैयारी कर रहे हैं। तो 1/2 x1। ठीक है, x1 यहाँ आ गया, तो x1 फिर यहाँ पे 1 वाले को छोड़ देना है, तो यहाँ पे y2 माइनस y3 हो जाता है, प्लस x2 आया, तो फिर आप y3 फॉर्मूला y3 माइनस y1 हो जाएगा, और प्लस x3 आएगा तो y1 माइनस y2 हो जाता है। तो ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आप ये वैल्यू रख लीजिए। ये आपका 1,2 है, 1,2। ये आपका -4, -3 है, और ये आपका 4,1 है। ठीक है, सिंपल है, बस आपको फॉर्मूले मालूम होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले में हम इसे रख लेंगे। तो यहाँ पे आप देखें 1/2 है, तो x1 कितना हो जाएगा, x1 यहाँ से 1 है, और y2 माइनस y3, y2 आप देखें -3 है, और y3 आपका -1 हो जाएगा, प्लस x2। तो x2 देखेंगे तो x2 कितना है आपका -4 है, तो यहाँ पे -4 लिख देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट आपका y3 माइनस y3। ठीक है, इसे आप ऐसे लिख लीजिए, y3 माइनस y1 कितना हो जाएगा, 1 -2 हो जाएगा, और प्लस x3 आपका 4 है, और y1 माइनस y2 1 माइनस y1 माइनस y2 2 माइनस ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, y1 आपका 2 है, तो ये आपका आ जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे, 1/2 यहाँ से -2 होगा, -4 हो जाएगा, -4, और यहाँ देखिए -1 होगा, -1 का मल्टीप्लाई -4 से होगा तो प्लस का 4 ही हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 3 2 5 को 20 हो जाएगा। तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 20/2 कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 वर्ग इकाई इसका आंसर आ जाएगा।
आसान क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 25 क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी में आते हैं और कहाँ कहाँ से आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। आगे हम सॉल्यूशन कराएंगे, पेपर से पहले आपको 20 सेट मैं करा दूंगा, लेकिन कब कराऊंगा, इतने बच्चे होने चाहिए, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखें, बच्चे होने चाहिए। और कुछ बच्चे मुझे पे ज़रूर करने चाहिए, या मैं फिर उन्हीं के लिए वीडियो बनाऊंगा जितने लोग पे करेंगे, यूट्यूब में ही करूंगा, उन्हीं को शेयर होगी वो वीडियो, ठीक है, उसी को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बच्चे ज़रूर होने चाहिए, बाकी आप देख लें, कंपलसरी नहीं है कि आप ये कर ही करें। आपने अगर पढ़ लिया है, आप प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिल जाएंगे, गूगल में आप डालना, वहाँ पे आपको पेपर मिल जाएंगे, तो आप सारे पेपर वहाँ से डाउनलोड करके कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो मैं आपको डाउनलोड करके दे दूंगा टेलीग्राम पे, बस पहले आप कमेंट करना, नहीं तो आपको गूगल से मिल जाएंगे, कई सारी साइट्स में उपलब्ध है, ठीक है, वहाँ से आप पेपर डाउनलोड करें और प्रैक्टिस कर लें, बात एक ही है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, तो बोर्ड मास का है, आसानी से। तो बोर्ड मास में आपको पता होगा कि पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद ये नंबर आता है, सभी को पता होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे छोटा ब्रैकेट ये है, और उससे पहले इसे हम लाइन वाले को सॉल्व करते हैं, तो 5 7 5 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, 9 6 15, 15 में से 12 आएगा तो 3 आएगा, तो यानी कि जो इस कोष्टक की वैल्यू है, ये छोटे कोष्टक की वैल्यू, इसकी वैल्यू 3 आ गई। तो अब आपके पास कितना आ गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 + 12 - 3 हो गया, और ये आपका ब्रैकेट आ गया, ये 56 भागा 1/3। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 24 आ जाएगा, ठीक है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और 24 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 8 = 24 हो जाएगा, तो 56 भागा 8 होगा, और 8 × 7 = 56 आ जाएगा, और 7 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। आसान है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, या यहाँ पे एक सीधे सिंपल सा है, आपको ये पता होगा x³ + y³ + z³ - 3xyz का फॉर्मूला सभी को पता होगा। 3xyz = आपका 0 होता है, जब x + y + z आपका क्या होता है, 0 होता है। तो अब ये फॉर्मूला क्या होता है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो ये फॉर्मूला होता है x³ + y³ + z³ - 3xyz, ये आपका होता है 1/2 x + y + z, ठीक है। और ये आपका नेक्स्ट अंदर हो जाता है x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ये 0 तब होता है जब ये x + y + z का मान 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाती है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले से मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आप यहाँ पे a b c की कोई वैल्यू पुट कर लीजिए। वैल्यू कैसे पुट करनी है, आपको अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, यानी कि अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, ऐसी वैल्यू आपको रखनी है। तो पहले मैं आपको फॉर्मूले से बताता हूँ। अब आप देखें, x की जगह आप a - b रखें, y की जगह आप b - c रखें, और z की जगह आप c - a रखें। अब अगर आप ये वैल्यू रखेंगे ना, इसमें ये फॉर्मूले में ये वैल्यू रखेंगे, तो आपका जो ये इक्वल के बाद वाला है ना, ये पूरा 0 आ जाएगा, क्योंकि आप x + y + z अगर इनको तीनों को जोड़ेंगे, तो आप इन x + y + z को जोड़ेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा। तो ये 0 है, 0 के साथ मल्टीप्लाई में सारा 0 आ जाता है। और बाकी ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आप देखें, ये वैल्यू को यहाँ रख के देखें, तो ये आपका क्या बन जाएगा, a - b का होल क्यूब प्लस b - c का होल क्यूब प्लस c - a का होल क्यूब। तो ये होल क्यूब बन जाएगा। और आप देखेंगे, अगर यहाँ पे रखेंगे 0 आ जाएगा, और ये -3xyz इधर जाएगा, तो ये प्लस का 3xyz हो जाएगा। और x की वैल्यू आपने रखनी है यहाँ भी, तो ये 3a - b, और ये आपका b - c, और ये आपका c - a हो जाएगा, ठीक है। समझ गए कैसे आएगा। तो अब आप देखें, यहाँ से आपको ये पता चल गया कि a - b का होल क्यूब, b - c का होल क्यूब, c - a का होल क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। तो इसी वैल्यू को यहाँ पे आपको रखना है। आप इसे याद भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे रखेंगे 3a - b, b - c और c - a। तो यहाँ पे रखेंगे, तो ये आप देखें, ये नीचे सेम वैल्यू है, तो ये आपका कितना हो जाता है, ये आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपका 1 हो जाएगा, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट है। बाकी आप ये चीज़ रख के देखें, इस फॉर्म में रख के देखेंगे, आपके पास सेम मिलेगा, ठीक है, यही आपको मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ आ गई, यहाँ रख देंगे 1 आ जाएगा। बाकी आप यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू रख लीजिए, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3 रख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से भी आप कोई भी वैल्यू रख के देख लें, सेटिस्फाई करा लें कंडीशन को, तब भी हो जाएगा। तो आप देखेंगे, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, 3 रखेंगे, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, ये आपका -1 होगा, ठीक है। a - b 1 - 2 -1 हो जाएगा, -1 का क्यूब -1 ही होगा। दूसरा भी आपका -1 हो जाएगा, ठीक है, वैल्यू रखेंगे, और ये आपका +8 हो जाएगा। नीचे रखेंगे 3, तो ये आपका -1 होगा इंटू -1, फिर इंटू आपका -1 ही होगा, और इंटू आपका 2 हो जाएगा। तो आप इसे करेंगे तो यहाँ से 6 आ जाएगा,
ठीक है, 8 में से 2, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी 6, तो 6 एकम 6 1 आ जाएगा। तो यहाँ से भी इसका आंसर 1 ही आएगा। आप यहाँ पे कुछ और वैल्यू भी रख के देख सकते हैं, आप 3 4 5 रख लीजिए, ठीक है, कुछ भी रख लीजिए, लेकिन अगर कम वैल्यू रखेंगे, मतलब छोटी वैल्यू रखेंगे, तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। बाकी आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कर लीजिए, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये पता होना चाहिए, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तब भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस आपको निकालनी है, स्पीड आपको दी गई है 15 मीटर प्रति सेकेंड, और टाइम आपको दिया गया 3 घंटे 20 मिनट। अब लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, डिस्टेंस आपकी किस में है, किलोमीटर में है, तो इसका मतलब आपको इसको चेंज करना होगा। मीटर प्रति सेकंड को आपको किस में चेंज करना होगा, किलोमीटर प्रति घंटे में, और यहाँ से टाइम को भी आपको चेंज करना होगा। 3 घंटे तो दिया है, लेकिन 20 मिनट को आपको घंटे में चेंज करना होगा। तो सबसे पहले आप देखें, स्पीड जो है, चाल है, उसे आप चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति सेकेंड में जाना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 18/5 से। तो इसे आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका टी आपका 3 घंटे है। 3 घंटे 20 मिनट को आपने किस में चेंज करना है, पूरा आपका घंटे में। तो 3 घंटे तो है ही, प्लस 20 मिनट को अगर आप घंटे में चेंज कैसे करेंगे, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 20/60 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे कितना आ जाएगा, इससे आप 2 एकम 2, 2 3 6, 3 3 9 1 10, 10/3 आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, 10/3 घंटे हो गया। तो आपका सारा चेंज हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए 10/3 से, क्योंकि टी आपका 10/3 आ गया। तो यहाँ से देखेंगे 5 3 15, 3 से 3 हो जाएगा, और 18.180, तो 180 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है, मैंने आपको बता दिया। ये आपको इसमें आसान है, फॉर्मूले में ही आपको पुट करना है, बस आपको ध्यान में रखना है जो इनकी यूनिट है। जैसे मीटर प्रति सेकेंड है तो उसको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटे में। समझ में आ गया। बाकी जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो हिंदी में ही कराऊंगा, आप इंग्लिश में कर सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए ये टफ टास्क हो जाएगा कि इंग्लिश और उसको एक साथ यहाँ पे कलेक्ट करना, क्योंकि मैं अकेला काम करता हूँ, तो अकेला ही मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन भी कलेक्ट करने वही बनाना, तो इतना तो मैं नहीं कर सकता। हिंदी वालों के लिए ज़रूर है कि हिंदी वाले ज़्यादा बच्चे हैं, तो हिंदी वालों के लिए मैं कर सकता हूँ ये, जो रेलवे ग्रुप डी की कर रहे हैं। बाकी अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप पेपर डाउनलोड करके देख लें, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी क्योंकि हिंदी में ही पढ़ाना है मुझे, तो बाकी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है, तो 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप सिंपल से आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक जो फॉर्मूला है वो आपको पता होने चाहिए। आप देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा। बस जहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला रख लीजिए, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इंटू, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे आप रखेंगे तो ये आपका 1 + 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये आपका 1 + 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू 3। अब इसे आप सॉल्व कर लें, a + b का होल स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, ये 10 की पावर 4 थीटा हो जाएगा, प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और -1 - 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू 3। तो यहाँ से आप देखेंगे ये तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, और 2 10 स्क्वायर थीटा में से एक 10 स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो 10 स्क्वायर थीटा बचेगा। तो ये आपका 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा आ गया, और इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 3 आ गई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप देखिए यही हमें निकालना था, 3 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया गया है, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। एसीबी का मान बताना है। तो आप देखें, एसीबी का मान आपको यहाँ पे बताना है। आपके पास पहली सूचना ये है, ठीक है, आप देख सकते हैं, इस सूचना से आप एसीबी का मान निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको सिर्फ एक्स पता है, लेकिन उसकी वैल्यू तो पता ही नहीं है। ठीक है, अब दूसरी आप देखें, डी की वैल्यू यहाँ पे 60 दी गई है। अब यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, जैसे आपका ये है, अगर ये आपका कोई आर्क है, ये आपका परिधि पे कोई एंगल बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये किसी पॉइंट पे एंगल बना रहा है, तो ये सेम एंगल आप, यही आर्क आपका, अगर यहाँ आप देखेंगे तो सेम आर्क यहाँ भी वही एंगल बनाता है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, चाहे ये आर्क आपका इस पॉइंट पे भी ये एक्स ही बनाएगा। ठीक है, आप किसी पॉइंट में इसको ले लें तो ये हर जगह एक्स बनाएगा। तो आप देखें, सेम आर्क है, यहाँ 60 बना रहा है तो यहाँ भी 60 बनाएगा। तो इन दोनों सूचनाओं से आप एसीबी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, एसीबी का मान कितना आ जाएगा, 60, लेकिन आपको दोनों सूचनाओं की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक
ठीक है। तो दोनों सूचनाओं की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो इससे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त हैं, समझ में आ गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी भी आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका बेसिक, आप बेसिक सॉल्व करिए। आप इसे मानिए a+b है और ये आपका a-b है। तो अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये a+b, a-b का फॉर्मूला आपको सभी को पता होगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है, a+b इंटू a-b, a² - b² हो जाता है। तो सेम चीज़ आप करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो sin² a, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो sin² a प्लस माइनस sin² b हो जाएगा। और सेम यहाँ cos a प्लस cos b और cos a माइनस cos b को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सेम फार्मूला बनेगा। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, प्लस cos² a माइनस cos² b, ठीक है। तो नीचे आपका यही आएगा, cos a माइनस cos b इंटू sin a माइनस sin b। अब आप देखें यहाँ पे sin² a प्लस cos² b क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो गया। और माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो sin² b प्लस cos² b हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। और अपॉन में आपका यही आएगा cos a माइनस cos b इंटू sin a sin b, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपका जीरो हो गया, तो जीरो हो गया तो पूरा ही जीरो हो जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जीरो, ठीक है। आसान सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस, आपको बेसिक फॉर्मूले वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया, विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो गाड़ियाँ 9.3 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखें, सिंपल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चाल आपको निकालनी है, दोनों की चाल निकालनी है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, चाल निकालनी है, दूरी कितनी है आपकी, दूरी विपरीत दिशाओं से आ रही है, तो दोनों दूरियां जुड़ जाती हैं, ठीक है, विपरीत दिशाओं से। तो इसे जोड़ लेंगे तो ये आप देखेंगे 152.5 और 157.5 आपका कितना आएगा, 310 आएगा। और अपॉन में समय कितना है, समय आपका 9.3 है। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व 10 से नीचे भी मल्टीप्लाई करें, दशमलव हट जाएगा तो ये 3100 अपॉन 93 आ जाएगा। और इसे किससे डिवाइड कर लें, 31 से कर लें, ठीक है। तो ये आपका 100/, ये 3 बार जाएगा तो ये आपका 3 आ गया। तो ये 100/3 कितना, क्या स्पीड आ गई, मीटर प्रति सेकंड में आ गई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मीटर और सेकंड में ही यहाँ यूनिट दी है। तो आपकी जो स्पीड आ गई 100/3 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन आंसर आपका क्या है, किलोमीटर में। तो आप इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है, तो किससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से। तो इसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका 20 बार जाएगा। और ये 3 छक 18, तो 20 छक्का 120 आ जाएगा, इसका 120 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी स्पीड आ जाएगी, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले में ही रखना है, बस ध्यान क्या रखना है आपको कि किस में चेंज हो रहा है, आपको किस में ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, और आपको कैसे करना है, ठीक है। 18/5 और 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर आपका मीटर प्रति सेकेंड से आपको किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर उल्टा जाना है तो 5/18 से, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है। तो अभाज्य संख्याओं का युग्म क्या होता है, अगर उन दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस होता है वो 2 होता है, ठीक है। जिस भी संख्या का डिफरेंस 2 होगा प्राइम नंबर में, पेयर ऑफ प्राइम नंबर उसी को कहते हैं जिसका डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे आप देखें इनका डिफरेंस 2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अभाज्य संख्याओं का युग्म हो जाएगा 1, ठीक है। 3,7 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 4 है, ठीक है। समझ में आ गया। 3,5 भी आपका अभाज्य संख्याओं का युग्म होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस आपका 2 है। आपका 5,7 भी होगा, इसी तरीके से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये आपके, इनका डिफरेंस आपका 2 नहीं है, तो ये आपके अभाज्य संख्याओं के युग्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो फिर से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये भी आसान है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 1/cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cosec थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा होता है। तो यहाँ पे आप देखें cos² थीटा दिया है, तो 1/cosec² थीटा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1/sin² थीटा होगा, ठीक है। 1/cosec, इसे 1/cosec² थीटा को आप यहाँ पे sin थीटा रखेंगे तो cosec थीटा की जगह तो ये कितना हो जाएगा, sin² थीटा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, sin² थीटा हो जाएगा प्लस 17 = x हो जाएगा। तो आप देखें cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 हो जाएगा, प्लस 17
+1, एक्स की वैल्यू 18 आ गई और आपको निकालना कितना है एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो दोनों जगह स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर की वैल्यू 324 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन आपका सेकेंड ऑप्शन है। बाकी आप यहाँ पे वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, जैसे आप थीटा की वैल्यू पुट कर लीजिए। थीटा की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं यहाँ पे 90, तो आप देखिए cos 90 तो आपका 0 हो जाएगा, बस अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आप रखें तो cosec 90 आपका 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 + 17 = x हो जाएगा। तो यहाँ से भी x की वैल्यू आपकी 18 आ जाएगी और एक्स स्क्वायर 324 आ जाएगा। ठीक है, आप किसी भी तरीके से करें, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे देखिए, अब यहाँ पे लिखा गया 2 इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टैंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया है। टंकी को भरने में दोनों पाइप द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे? तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिए, टाइम अगर आपको निकालना है तो टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। ठीक है, सभी को पता भी होगा, क्योंकि टाइम और वर्क का यही फॉर्मूला है। अगर आपको टाइम निकालना है तो वर्क अपॉन इफिशियंसी, इन तीनों चीज़ों में से आपको कुछ ना कुछ चीज़ एक पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया ए पाइप है और बी पाइप है, तो ए जो है वो टैंकी को भरने में 22 घंटे लेता है और बी जो है 33 घंटे लेता है। तो हमें क्या करना है, हमें टैंकी की कैपेसिटी निकाल देनी है, यानी कि उसका वर्क निकाल देना है कि उसमें कितना लीटर पानी हम भर सकते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, हम इनका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम क्यों लेते हैं? क्योंकि वो आसान होता है उसे डिवाइड करना। आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं, उसकी कैपेसिटी इतनी है, लेकिन यहाँ पे एलसीएम ही क्यों लेते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ताकि हमें डिवाइड करने में आसानी हो। तो आप 22 और 33 का एलसीएम ले लें, ठीक है, या ऐसी संख्या ले लें जो डिवाइड हो जाए पूरी पूरी बार। ठीक है, तो पूरी पूरी बार डिवाइड होता है, ठीक है, इसलिए हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि 66 ले लेते, यहाँ पे इसका एलसीएम 66 लेंगे, तो आप ये मान लीजिए टोटल वर्क जो है वो आपका कितना है, 66 है। तो आपको अगर ए 22 घंटे में भर सकता है टैंकी को, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, डिवाइड कर देंगे तो 1 घंटे में 3 यूनिट भरेगा, और बी कितना भरेगा 1 घंटे में 2 यूनिट। तो ये 3 और 2 क्या होता है, ये आपकी इफिशियंसी आ गई। इफिशियंसी का मतलब हो गया कि ए जो है 1 घंटे में 3 यूनिट भर सकता है और बी जो है 1 घंटे में 2 यूनिट भर सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपका आ गया। उसके बाद बोला गया उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टैंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। तो जैसे ही टैंकी भरने वाली होगी उससे 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया। तो आप अगर देखें कि 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया, तो उस 3 घंटे में कौन काम करेगा, बी काम करेगा, और बी आपका 1 घंटे में 2 यूनिट भर सकता है। उस 3 घंटे में कितने यूनिट भरेगा, 6 यूनिट भरेगा। तो आप 6 में से, ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, एक घंटे में 2 यूनिट, 3 घंटे में 6, तो 66 में से आप 6 घटा देंगे तो 60 यूनिट बचेगा। ठीक है, 60 यूनिट बचेगा, यानी कि अब उसे काम कितना करना है, अब यानी कि आप कह सकते हैं जो 60 यूनिट होगा वो आपका 3 घंटे पहले जब बंद नहीं किया था तो 60 यूनिट किसने भरा होगा, ए और बी ने भरा होगा। तो 60 यूनिट आपका वर्क था, ये किसने किया, ए और बी ने भरा। तो कितना टाइम लगाया होगा ए और बी, देखो ए तो 3 यूनिट भर सकता है 1 घंटे में, बी आपका 2, भरना 60 है, तो दोनों मिलके कितने दिन में भरेंगे, कितने घंटे में भरेंगे, तो 3 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये दोनों मिलके जो ए और बी है इनको टाइम लगेगा 12 घंटे। तो 12 घंटे जो है टाइम लगाएंगे ए और बी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि टंकी को भरने में दोनों पाइप द्वारा कुल कितने घंटे लगे। ठीक है, तो कुल पूछा है, तो आप कह सकते हैं कि 12 घंटे तो दोनों ने एक साथ काम किया, और 3 घंटे जो है वो आपका किसने काम किया था, बी ने काम किया था। ठीक है, 6 यूनिट भरा था, तो यहाँ पे 3 घंटे और आप जोड़ लेंगे तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 15 घंटे हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सभी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक से तो नहीं बता सकता कि कैसे कर रहे हैं, क्योंकि पूरा तो नहीं बता सकता, क्योंकि पूरा एक चैप्टर ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो 15 घंटे इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका 4th ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, अच्युत ने 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में करता है। तो अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे? आसान क्वेश्चन है। उसके पास 25,000 रुपये हैं, तो उसने बोला 30% तो फर्निशिंग में वे इसको फर्निशिंग में खर्च करता है, तो इसका 25,000 का 30% आप निकाल सकते हैं। 10% 2500 हो जाएगा और 30% 25 या 7500 हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे निकाल लीजिए, 30% इस तरीके से आप सॉल्व करके निकाल लीजिए, जिसे ऐसे नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप देखेंगे कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 25 या 75 7,500 रुपये उसने खर्च कर दिए, किसमें, फर्निशिंग में। उसके बाद 20% जो है उसने किसने, अन्य सामग्री खरीदने में करे। तो 25,000 का 20% आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 20% उसने अन्य सामग्री में करें, 10% आपका 2500 होता है। ठीक है, 20% 5,000 हो जाएगा।
आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 5,000 हो गया। तो यानी कि अब उसके बाद पूछा गया अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे। देखो 7,500 फर्निशिंग में करे, 5,000 उसने अन्य सामान खरीदने में, टोटल कितने कर दिए, इसे आप जोड़ देंगे तो 12,500 हो जाएगा। तो 12,500 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो बचे कितने, 25,000 में से 12,500 घटाओगे तो कितना आएगा, 12,500 ही आएगा। तो 12,500 रुपये बचे हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा जो कि इसने पूछा गया, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। तो अब देखो इसको करने का एक तरीका, या तो आप फॉर्मूले से कर ले, ठीक है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, उससे आपका टाइम लगेगा। दूसरा यह है कि उसने बोला कि क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है, यानी कि अगर आपका क्रय मूल्य 7 था और उसे हानि हुई 1 की, तो 1 की हानि हुई तो यानी कि उसने बेचा कितने में होगा, 6 रुपये में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि 144 में बेचा है, तो यहाँ पे आपका 6 की वैल्यू 144 दी गई है, तो आप 7 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 6 की वैल्यू 144, तो कैसे निकालेंगे, 6 की वैल्यू 144 तो 1 की क्या हो जाएगी, 144/6 हो जाएगी, और 7 की कितनी हो जाएगी, आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूनी 12, और यहाँ पे आपका कितना आ जाए, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 24 इंटू 7 कितना हो जाएगा आपका, 7 चौको 28, और आपका 7 दूनी 14 तो 16, तो 168 रुपये आ गया। तो ये आपका सीपी था, ये एसपी था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें ये एसपी था, तो सीपी आपका 168 आ गया। अब आगे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर उसने 189 में बेचा होता तो उसको लाभ प्रतिशत कितना होता। तो आप देखें 168 में खरीदा है तो उसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, क्रय मूल्य है, तो 189 में उसने बेच दिया तो उसका लाभ कितना होता। आप देखें कितना लाभ हो रहा है, 168 से 189 में बेच रहे, तो आप कहेंगे +21 का लाभ हुआ। ठीक है, +21 का लाभ हुआ 168 में, तो कितना परसेंट हुआ, परसेंट निकालना है तो परसेंट निकाल लीजिए, 168 इंटू 100 हो जाएगा, परसेंट ऐसे ही निकालते तो ये आपका कितनी बार डिवाइड होगा, 8 बार होगा, और 100/8 कितना हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। या आप इसे बेसिक से कर लीजिए, आप यहाँ पे क्या मान लीजिए, सीपी मान लीजिए कि उसका सीपी कितना था, एक्स था। अब उसने बोला कि उससे हानि हुई कितने की, 1/7 की हुई, तो यानी कि एक्स में हानि जो होगी क्रय मूल्य पर ही होगी, तो 1/7 की हानि हुई, तो उसको टोटल हानि कितनी होगी, कितना हो गया, x/7 हो जाएगा, x/7 हानि होगी। अब यहाँ पे x/7 हानि होगी तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा। आप देखेंगे सेलिंग प्राइस आपका कैसे आता है, कॉस्ट प्राइस में से आप हानि घटाएंगे तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। दो केस में आता है, अगर प्रॉफिट होता तो हम ऐड करते, लेकिन यहाँ पे हानि है तो आपको पता होगा, अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो यहाँ पे कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस हो जाता है। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से भी आप देख सकते हैं। तो एस पी यहाँ से कितना आ जाएगा, x-x/7 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे एस पी आपका है कितना दिया गया, 144 दिया गया बेचने पर। ठीक है, तो 144 यहाँ पे दिया गया, और यहाँ से आप देखेंगे आपका 6x/7 आ जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ से भी आपकी कितनी आ जाएगी, 168 आ जाएगी। ठीक है, जो हमने यहाँ से निकाली थी। तो यानी कि x आपने CP माना था तो CP आपके पास आ गया है। उसके बाद इसने बोला कि अब उसे 189 में बेचता है, तो SP अब कितना हो जाएगा, 189 हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ भी 21 हुआ। ठीक है, तो लाभ परसेंट भी आपको निकालना आता होगा, उसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो वो भी बताता हूँ। लाभ परसेंट बराबर कितना होता है, SP - CP अपॉन CP × 100। तो आप देखें आपको SP दिया गया है 189, CP 168 है, और CP यहाँ पे रख लीजिए, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 1/2 बड़ा है या 1/3, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, आप इसे कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आपका आएगा वही बड़ा होगा। ठीक है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा, और इधर आपका 2 आ जाएगा। तो कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, तो आप कहेंगे 1/2 बड़ा है, तो 1/2 बड़ा ही है, तो 1/2 कितना होता है, 50% होता है, और 1/3 33% होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ भी कर सकते हैं, इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो ज़्यादा आएगा वही साइड बड़ी होगी। जैसे 24 × 9 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 24 × 9 करेंगे 216 आएगा, और आपका यहाँ पे 16 × 13 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 208 आ जाएगा। तो आप देखें कौन सी साइड बड़ी है, इस साइड बड़ी है, तो ये बड़ा है, तो आपका यही वाला सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि ये साइड बड़ी आ रही है। कैसे कर सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, या आप परसेंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज से भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आसानी से हो जाएगा। आप देखें ये इक्वल तो हो नहीं सकते। ठीक है, 9/16 और 13/24 है, इस तरीके से भी आप देखो, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, और यहाँ पे इन दोनों में आप कैसे चेक करेंगे मैंने आपको बता दिया
कि आपको ये चेक करना है, ठीक है, कौन सा बड़ा है कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ये होगा, ये इसका मतलब क्या हो गया, ये पोर्शन बड़ा है जबकि ये तो छोटा है। आप देख सकते हैं 208 आ रहा है। कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिनों में कर सकता है। तो रोहित अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो टाइम वर्क के भी आपके 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पर रोहित है, ठीक है, तो यहाँ पर रोहन है, रोहन और रोहित, ठीक है। रोहित एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। और रोहन अकेला कितने दिन में कर ले रहा है, आपका उसी काम को 15 दिन में कर ले रहा है। तो अब हमें क्या निकालना है, रोहित अकेला उसी काम को कितने दिनों में करता है। तो रोहित को अगर कितने दिनों में करना है, यानी कि टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है। तो यहाँ पे आपको क्या ज़रूरत है, एक तो वर्क की ज़रूरत है, तो वर्क आप यहाँ से क्या मानेंगे, एलसीएम मान सकते हैं, मैंने बताया। और इफिशियंसी की ज़रूरत है रोहित की, तो इफिशियंसी भी आपको निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप देखें, आपने वर्क मान लिया कितना है, 30 है, तो 30 टोटल वर्क मान लिया। तो 30 टोटल वर्क है, 10 दिनों में ये दोनों मिलके कर सकते। तो एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे, 10 तियाँ 3, 10 तियाँ 30 होगा, यानी कि 3 यूनिट एक दिन में करेंगे। और रोहन एक दिन में कितने करेगा, 15 दूनी 30, 2 यूनिट करेगा। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, रोहन प्लस रोहित आपका 3 यूनिट करते हैं, और इसमें से रोहन 2 यूनिट करता है, तो इसका रोहित का कितना यूनिट आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा। तो यानी कि रोहित की जो इफिशियंसी है वो 1 यूनिट है। तो बस यहाँ पे आप वर्क आपके पास 30 है और इफिशियंसी रोहित की आपकी आ गई 1 यूनिट। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 30 दिन में एक काम को पूरा करेगा, ठीक है। समझ में आ गया किस तरीके से करा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोहन प्लस रोहित, ठीक है। रोहित की इफिशियंसी आपकी 3 आ गई थी, ये हमने निकाला था, और रोहन की यहाँ पे 2 थी। तो इनको आप इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आसान सा है, क्योंकि आपने तैयारी की होगी तो आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इफिशियंसी निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आप देखें आपको मौसोपो निकालना है। तो मौसोपो जब भी आपको फ्रैक्शन का निकालना होता है तो इसका क्या होता है, मौसोपो आप कैसे निकालते हैं। मौसोपो अगर आपको फ्रैक्शन का निकालना है तो ऊपर वाले का आप मौसोपो निकालते हैं, यानी कि एचसीएफ, और नीचे वाले का आप एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। अब एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालना आता होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एचसीएफ आप कैसा निकाल सकते हैं। आप ये देखें कि जो भी ऊपर संख्याएँ हैं ना, तो इसमें देखें सबसे छोटा डिफरेंस किन 2 संख्याओं का आ रहा है, ठीक है। तो एचसीएफ वही होता है, उसका डिफरेंस होगा या उसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पे आप देखें 10 और 8 का आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 ही इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। आप कैसे चेक कर सकते हैं, जो भी आपका एचसीएफ होगा वो सारी संख्याओं को डिवाइड करेगा। आप देखें 2 को भी कर रहा है, 8 को भी कर रहा है, 10 को भी कर रहा है, 32 को भी कर रहा है। और एचसीएफ होता क्या है, हाइस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 आपका फैक्टर तो 1 भी है, लेकिन हाइस्ट आपको बताना। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और नीचे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम आप निकाल सकते हैं। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपका एलसीएम वो होगा जो जिसको सारी संख्याएं डिवाइड कर रही होंगी। तो यहाँ पे एचसीएफ आपका क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। आप निकाल भी सकते हैं इसका। तो यहाँ पे आपका 81, तो 2/81 इसका क्या आ जाएगा, मौसोपो आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, अगर आपको मौसोपो निकालना है यानी कि एचसीएफ निकालना है तो ये होता है। एलसीएम निकालना होता है फ्रैक्शन का, तो एलसीएम ऊपर आ जाता है, एचसीएफ नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2/81 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या 11 से विभाज्य है तो x का मान बताना है। तो x का मान आप कैसे निकालेंगे, तो इसका तो सिंपल सा ट्रिक आपको पता ही होगी। ट्रिक क्या होती है, अगर आपका 121 है तो आपको इवन और ऑड प्लेस को जोड़ के माइनस करना होता है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे इवन प्लेस का सम कितना आएगा, 2 आएगा, और सम जो आपका ऑड प्लेस है, सॉरी, ऑड प्लेस का जो सम आएगा वो 2 आएगा, जो इवन है उसका भी 2 है। तो 2 - 2 क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपका 11 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे ऑड प्लेस में क्या है, 1 है, 4 है और x है। तो इसका सम x + 5 हो जाएगा, और इसे माइनस करेंगे जो आपका इवन प्लेस में 6 और 4, 6 और 4 10 हो जाएगा। तो ये इक्वल टू क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या आपका 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे x + 5 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, x - 5 = 0। अब आप बताइए, अगर इसको 0 चाहिए, 0 आना होगा तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, तभी तो ये 0 आएगा। तो यानी कि यहाँ पे 5 होगा तो ये 0 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 5, ठीक है। समझ में आ गया। सिंपली आपको यही करना है, इवन और ऑड का सम करके उसे आपस में माइनस कर इक्वल टू 0 लिखना है। अगर आपका 0 आएगा
ठीक है, जीरो आएगा तो आप देखें यहाँ पे जीरो किस तरीके से आएगा, यहाँ पे 5 होना चाहिए। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। 1331 आपको पता है ये आपका 11 से विभाज्य है, ठीक है, 11 का क्यूब है। तो आप इनका ऑड प्लेस का सम करें, 3 1 4 आ रहा है, और इवन प्लेस का करें 3 1 4 आ रहा है, तो 4 - 4 जीरो आ रहा है। तो यानी कि ये संख्या क्या है, 11 से विभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखें ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो या तो आप इसे फॉर्मूले से कर लें या आप इसे बेसिक से कर लें, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया 16,000 की एक धनराशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर की जाती है। तो जैसे ही यहाँ पे अर्धवार्षिक बोल दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि अर्धवार्षिक 6 महीने। तो अभी तक यहाँ पे 2 वर्ष में आपके 2 साइकिल थे, तो 6 महीने में आपके 6 महीने के कितने साइकिल हो जाएंगे, 4 साइकिल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये मान सकते हैं कि इनको यहाँ पे 4 साइकिल में, यानी कि 4 बार आपको यहाँ पे गणना करनी पड़ती है। और यहाँ पे रेट कितना हो जाता है, 10% है, अर्धवार्षिक है तो हाफ हो जाएगा, 10/2। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 4% आप अगर करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, रेट तो आपका 5% हो जाएगा और आपकी साइकिल कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि टाइम आपका 4 हो जाएगा, 4 बार, ठीक है। तो ईयर नहीं होगा, ये साइकिल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 6 महीने में काउंट करना है, ठीक है। अगर साल होता तो 2 ही होते, लेकिन 6 महीने में तो 2 साल में आप कह सकते हैं 4 साइकिल होंगी, तो 6 महीने हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक तरीका है, ट्री मेथड से आप कर सकते हैं। आपके पास जो है अमाउंट कितना है, 16,000 है, ठीक है। 16 आपके कितने हो जाएंगे, 4 जीरो है। तो यहाँ पे आपका 4 साइकिल है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको फॉर्मूला भी बता दूंगा, अगर आपको फॉर्मूले से समझ में आता है तो आप उस तरीके से करें। तो आप देखें पहले साल में अगर 5% रेट होगा तो कितना ब्याज मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो आप कहेंगे 10% तो 16,000 मिलेगा, लेकिन 5% कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। तो 8,000 पहले साल में मिल जाएगा, पहले साल में 8,000 ही मिलेगा। सेकेंड साल में आप देखेंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पे ब्याज होता है, तो सेकेंड साल में जैसे ही हम आएंगे सेकेंड साइकिल में, ठीक है, पहले साल की बात नहीं करो, यहाँ पे साइकिल की बात हो रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका अर्धवार्षिक में करना है, तो 6 महीने आपको 4 बार आएंगे, ठीक है, 2 साल में 4 बार आएंगे, इसलिए हमें 4 बार इसका CI निकालना होगा। तो पहले साल में 8,000 आ गया। उसके बाद आप देखें सेकेंड में, आप देखेंगे कि सबसे पहले हम 16,000 में जाएंगे, 5% इसमें मिलेगा, तो इसमें आपका क्या होगा, 8,000 मिलेगा 5%। उसके बाद आप यहाँ भी जाएंगे, क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो पहले से 8,000 पहले साल मिला होगा, इस पर भी आपको 5% मिलेगा। अब आप देखें 10% 800 होगा, 5% कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो दूसरा भी आपका खत्म हो गया, दूसरा। अब तीसरे में चले जाएंगे, तो तीसरे में सबसे पहले हम यहाँ आएंगे, यहाँ आपको 5% मिलेगा, तो 8,000 मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ आएंगे तो यहाँ आपका कितना होगा, 400 मिलेगा इस पर। उसके बाद आप इस पे आएंगे, यहाँ भी आपको 400 मिलेगा, और आप यहाँ आएंगे तो यहाँ 400 है, तो यानी कि 10% 40 हो गया, 5% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो तीसरे साल की भी बात खत्म होगी। अब चौथे साल में आएंगे, चौथे साल में फिर से आप यहाँ आएंगे, ठीक है, इस पे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बाकी जो मिल चुका है उस पर भी आपको ब्याज मिलता है, ठीक है। यही आपका ट्री मेथड होती है, आपने पढ़ी भी होगी। तो सबसे पहले 5% आपको यहाँ मिलेगा, तो 8,000 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ जाएंगे तो आपको 400 मिलेगा, फिर यहाँ पे जाएंगे तो इसमें भी 400 मिलेगा, ठीक है। तो इसमें 400 मिला, और यहाँ भी आप जा सकते हैं, यहाँ भी 400 मिलेगा, और इसमें भी आपको मिलेगा, तो आपको कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 इसमें मिलेगा, और 20 आपका इस 400 में भी मिलेगा 5%, और इसका कितना हो जाएगा, 10% 2 हो गया, और 5% 1 हो जाएगा। अब आप इन सबको जोड़ दीजिए, तो इतना आपको ब्याज मिलेगा। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन हमेशा ध्यान में रखने, आप अगर इनको जोड़ेंगे तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा, आप देखें यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो आप ऑप्शन में देखें, एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 1 है, ये आपका आंसर हो जाएगा, आपको जोड़ने की जरूरत भी नहीं है, बाकी आसान है। 8 चक्को 32, 32,000 तो सीधे सीधे यही हो गया, ठीक है। 8 8 को जोड़ेंगे तो 32,000 सीधे सीधे यही हो गया। बाकी आप देखेंगे 4 4 वाले कितने, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चक्को 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, ठीक है। 2400 आपका ये हो गया। और 20 वाले 20, 20 चक्को 80, 80 ये हो गया, और एक ये हो गया। तो आप देखेंगे 1, और यहाँ पे कितना था, 2400 था, तो ये आपका 8 हो जाएगा, 4 और 32 और 2 34, तो 34 481 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट है। बाकी अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आपको मैं सीधे सीधे फॉर्मूला बताता हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा। अमाउंट बराबर होता है P, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन होता है 1 + R/200 हो जाएगा, क्योंकि आपको अर्धवार्षिक निकालना है, तो R/2 होता है, तो R/200 हो जाएगा। और यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, ये आपका 2T हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, यहाँ से आप अमाउंट निकालेंगे, उसके बाद आपका CI निकालेंगे। तो CI के लिए क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ से आपको CI आएगा। तो ये 2 फॉर्मूले आप लगा सकते हैं सीधे सीधे। यहाँ पे आपको सारी जानकारी दी गई है। यहाँ पे आपको अमाउंट दिया, अमाउंट निकालेंगे, पहले प्रिंसिपल आपको दिया गया है, उसके बाद रेट आपको दिया गया है, और आपको
टाइम भी आपको दिया गया, तो बस आपको ये वैल्यू रखनी है यहाँ पे सीधे फॉर्मूले में। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उसके बाद जैसे ही आपके पास अमाउंट आ जाएगा, फिर सी आई निकालना है, तो अमाउंट में से आप प्रिंसिपल घटा देंगे तो आपका सी आई आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है द एच सी एफ ऑफ टू को प्राइम नंबर इज, क्या होता है, जो अगर दो को प्राइम नंबर होते हैं तो उनका एच सी एफ कितना होता है, उनका एच सी एफ होता है आपका 1 होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो द एच सी एफ ऑफ टू को प्राइम नंबर इज, जिनका एच सी एफ क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, 4, 5 और 7 देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखें इनका एच सी एफ क्या है, 1 है, तो ये आपका को प्राइम नंबर है। नेक्स्ट आप देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी और सी एक टैंक से जुड़े 3 वॉल्व है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टाइम एंड वर्क के भी 2 क्वेश्चन आए हैं और पाइप एंड सिस्टम के भी आए हैं, तो यानी कि ये सेम ही कॉन्सेप्ट होता है, बस वहाँ पे पाइप हो जाता है और यहाँ पे आपका टाइम एंड वर्क में अलग होता है। ठीक है, मतलब सेम ही क्वेश्चन, सेम ही आपके चैप्टर हैं। ठीक है, मिलते जुलते हैं। तो आप देख रहे हैं उससे भी कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ए बी सी एक टैंक से जुड़े 3 वॉल्व हैं। ए और बी मिलकर 6 घंटे में भर सकते हैं, बी और सी 10 घंटे में, ए और सी 7.5 घंटे में भर सकते हैं। ए अकेला टैंक को कितने भरने में कुल कितना समय लेगा। तो यहाँ पे आप देखें कि ए प्लस बी कितने घंटे में भर रहे हैं, 6 घंटे में भर रहे हैं, और बी प्लस सी कितने में भर रहे हैं, तो आप कहेंगे 10 घंटे में भर रहे हैं, और ए प्लस सी आपका 7.5 घंटे में। तो 7.5 घंटे का मतलब 7 दूनी 14 और 1 15, तो 15/2 घंटे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम निकालना है। एलसीएम यानी कि टोटल वर्क होता है, उसी से आपको इफिशियंसी पता चलेगी। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लें या आप कुछ भी ले लें, जो आपके समझ में आता है आप वो ले लें, बस डिवाइड करने में आसानी होती है इसलिए हम लेते हैं। तो आप यहाँ पे 30 टोटल वर्क मान लीजिए, 30 टोटल वर्क है। तो आप देखेंगे कि ए प्लस बी 30 काम करना है, 6 दिन में 6 घंटे में भर सकते हैं 30 यूनिट, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 5, और ये आपका 3 यूनिट भरेंगे, और 15/2 आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 दूनी 15 दूनी 30 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 15, 15 4 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका ए और सी 4 इसकी इफ़िशियंसी आ जाएगी, यानी कि ये 1 घंटे में 4 यूनिट भर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ए अकेला कितने घंटे में भरेगा ये निकालना है। तो यहाँ से ए की इफ़िशियंसी निकालनी है, तो ए की इफ़िशियंसी कैसे निकालोगे, आप इसको जोड़ लीजिए, ये आपका कितना आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 2 बार है सारा, और यहाँ से इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, 5 3 8 4 12 आ जाएगी। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, आप कहेंगे a प्लस बी प्लस सी 6 आ जाएगा। इन तीनों की इफ़िशियंसी 6 आ गई, और आपको a की इफ़िशियंसी निकालनी है, क्योंकि अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम बराबर वर्क अपॉन इफ़िशियंसी होता है। तो वर्क तो आपको पता है 30 यूनिट है, लेकिन इफ़िशियंसी ए नहीं पता थी, तो इसलिए हमने ये किया। तो यहाँ से आप देखें बी प्लस सी की इफ़िशियंसी आपको पता है 3 होती है, तो ए की आप निकाल लेंगे, तो आपका ए की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ए की इफ़िशियंसी 3 आ गई, तो 3 यहाँ पे रख लीजिए, तो टाइम आपका कितना आ जाएगा, 10 घंटे आ जाएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीवी सेट इज बीइंग सोल्ड फॉर एक्स इन दिल्ली। अ डीलर वेंट टू चंडीगढ़ एंड बॉट द टीवी एट 20% डिस्काउंट फ्रॉम द प्राइस ऑफ दिल्ली। ही स्पेंट 600 ऑन ट्रांसपोर्ट, thus he sold the set in दिल्ली फॉर x मेकिंग 100/7% प्रॉफिट। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक टीवी सेट है जो दिल्ली में x रुपये में बेचा गया। अब डीलर क्या गया, चंडीगढ़ गया और उसने उस टीवी को 20% डिस्काउंट में ख़रीदा, यानी कि जो, और फ्रॉम द किससे, फ्रॉम द प्राइस ऑफ दिल्ली, जो प्राइस दिल्ली में था उससे 20% डिस्काउंट में ख़रीदा, और फिर उसमें 600 रुपये उसने और खर्चे किए, और बाद में दिल्ली आया और उसे एक्स में बेच दिया, और उसे प्रॉफिट कितना हुआ, 100/7% का प्रॉफिट हुआ। तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देखें, अगर उसने 20% डिस्काउंट में ख़रीदा है डीलर ने चंडीगढ़ से, तो आप कह सकते हैं कितने में ख़रीदा है। अगर 100% वैल्यू होगी, 20% डिस्काउंट होगा, तो कितने में ख़रीदा होगा, 80% में ख़रीदा होगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि डीलर ने किसका 80%, जो प्राइस दिल्ली में था, यानी कि आप ये बोल सकते हैं, यहाँ पे एक्स को मैं इस तरीके से ये वाला एक्स लिख रहा हूँ, समझ लीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई भी सेम होता है, तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूज हो जाएगा। तो यानी कि एक्स का 80% में इसने खरीद लिया है। एक्स का 80% में इसने खरीदा है कहाँ से, चंडीगढ़ में खरीदा है। ठीक है, और उसके बाद इसने क्या किया, 600 रुपये इसमें खर्चे कर लिए, तो प्लस 600। तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपका पूरा सीपी हो गया। डीलर का जो सीपी है आपका ये है, तो इतने में वो चंडीगढ़ से खरीद के लाया, और वो दिल्ली आया तो उसने इसी सामान को कितने में बेच दिया, एक्स में बेच दिया। तो एक्स में बेच दिया, तो और उसे प्रॉफिट कितना हुआ, 100/7% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 100/7% का प्रॉफिट हुआ। तो ये आपका एसपी है, ये आपका प्रॉफिट है। या तो आप इसे सीधे फॉर्मूले से कर लीजिए,
ठीक है, या आप इसे ये फ्रैक्शन फॉर्म को इसको चेंज करिए। तो यहाँ पे अगर आप इसे चेंज करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 100/7 को आप इंटू 1/100 लिख सकते हैं परसेंटेज को, ये आपका 1/7 आ जाएगा। तो 1/7 का इसे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो आप बोल सकते हैं कि अगर आपको लाभ कितने का हुआ, यानी कि आपने सीपी से कितने में खरीदा, 8/7 में, क्योंकि 7 में 1 का लाभ हुआ, तो आप कह सकते हैं कि 8/7 में, तभी तो इसको इतना लाभ होगा। ठीक है, 100/7 का। तो आप ये बोल सकते हैं कि एस पी आपको निकालना हो तो आप एक्स एस पी है, और ये एस पी यहाँ से अगर आप देखें 8/7, तो एक्स इंटू 80% प्लस 600, इसका आप 8/7 निकाल लीजिए, वो आपका एक्स के बराबर आएगा। तो दोनों जगह से हमने एस पी निकाल दिया। तो एक एस पी तो हमें पता है एक्स है, और यहाँ से 8/7 आ रहा है, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आप देखिए 7x आ जाएगा। और अंदर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0, और यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसे आप सॉल्व करें, x इंटू 80, 10, 2 चक्को 8, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 0.8 आ जाएगा, 0.8 प्लस 600 इंटू 8। ठीक है, 7 हमने वहाँ भेज दिया था। इसे आप सॉल्व करें, 7x इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 8 × 64, 6.4x प्लस 8 × 48। ठीक है, 4800 हो जाएगा। और इसे आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ भेज दीजिए, 0.6x हो जाएगा इक्वल टू 4800 हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4800/0.6, और यहाँ आप देखेंगे 0 ऊपर चले जाएगा 10, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 8000। ठीक है, तो 8000 इसका क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है ना, तो मैंने आपको ये बता दिया, सी पी यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, सी पी ये है, एस पी ये है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको 100/7% का प्रॉफिट हो रहा है तो फॉर्मूला होता है एस पी बराबर सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 ये। ठीक है, इस फॉर्मूले में आप लगा लीजिए, एस पी एक्स रखें यहाँ पे, और सी पी ये रखें, और ये परसेंट प्रॉफिट परसेंट ये दिया गया ये रखें, और आपका आंसर यहाँ से भी 8000 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर आपने तैयारी की होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो आप बेसिक से इस तरीके से ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे दिया गया, नीचे दी आकृति के आधार पर दिए गए कथन का उत्तर दें। तो यहाँ पे आपको यदि ए बी ई सी के समांतर है तो बी सी डी 72 है, तो बी सी डी 72 दिया गया है, ये आपको 72 दिया गया है, और आपको निकालना है बी ए सी, यानी कि बी ए सी। तो आपको कौन सा मान निकालना है, बी ए सी, आपको ये निकालना है। तो ये भी आपका 72 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे पता होगा, दो समांतर रेखाएं, अगर आपकी दो समांतर रेखाएं आप इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, ये दो समांतर रेखाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता ही होगा, ये दो समांतर रेखाएं, तो आपका कौन कौन से एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपका यहाँ पे बराबर होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एंगल आपका बराबर होता है, ये आपके कौन से होते हैं, ये आपके करस्पॉन्डेंट एंगल होते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं बराबर होता है। अब यही चीज़ यहाँ पर दी गई है, ये एंगल भी आपका इस तरीके से बराबर होता है, ये आपको प्रॉपर्टी पता होगी सभी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये आपका, अगर आप इसको नाम दे दें 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7 8, तो यहाँ पे मैंने आपका कहा 3 और 7 जो होता है वो आपका बराबर होता है, ये आपके करस्पॉन्डेंट एंगल होते हैं। या आप 3 और 7 कहें, या आप यहाँ से 2 और 6 कहें। ठीक है, 2 और 6 ये भी आपके बराबर होंगे। ठीक है, 1 और 3 बराबर होते हैं, इनको अपोजिट एंगल कहते हैं, ये भी आपस में बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बस फिगर को किस तरीके से घुमा दिया गया है, बस फिगर को चेंज कर दिया गया। आपने पढ़ा ऐसे होगा, तो आप देख सकते हैं ये दोनों आपके इस तरीके से, मैं यहाँ पे इन्हें सीधे करके बताता हूँ। अगर ऐसे होते तो आप देखो क्या है, ये आपका बी है और ये आपका ए है, और ये आपका यहाँ देखेंगे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये डी और सी ई हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको ये बोला कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, तो सेम आप देख सकते हैं यही एंगल यहाँ भी दिए गए हैं। ठीक है, तो ये एंगल आपके बराबर होते हैं, तो ये 72 है तो ये भी 72 हो जाएगा, ये आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 72। नेक्स्ट है 720 was divided among A, B, C, D, E. The sum received by them was in ascending order and in arithmetic progression. E received 40 more than A. How much did B receive? ठीक है, तो यहाँ पे बोला है जो 720 रुपये हैं वो आपको डिवाइड करने हैं A, B, C, D, E में। ठीक है, जो ये आपके रिसीव, इनको मिले कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, असेंडिंग का मतलब होता है आपका आरोही क्रम में। ठीक है,
ठीक है। आरोही क्रम का मतलब होता है, असेंडिंग का मतलब होता है आपका बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। यानी कि ए को सबसे कम मिले होंगे, फिर बी को उससे ज़्यादा, फिर सी को उससे ज़्यादा, ऐसे मिले हुए हैं। और ये बोला है कि ई रिसीव्ड 40 मोर देन ए, और ये कौन से उसमें एपी में है। एपी मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है जो इनके डिफरेंस होगा वो आपका सबका बराबर होगा, ठीक है, सबका बराबर होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि अगर आपको पाँचों को निकालना है तो फिफ्थ वाले को आपको कितना मिलेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस तरीके से फॉर्मूला होता है, मैं आपको पहले फॉर्मूले से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये देखें कि पहले वाले को अगर ए मिल रहा है तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, ए प्लस डी मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप टू रखेंगे तो टू में से एक ए प्लस डी मिलेगा। तीसरे वाले को कितना मिलेगा, ए प्लस टू डी मिलेगा। और चौथे वाले को ए प्लस थ्री डी, और पाँचवें वाले को ए प्लस फोर डी, ठीक है। यही बोला है इसने एपी में है। तो पांचों को इस तरीके से रिसीव होगा, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, इस तरीके से। अब यहाँ पे एक कंडीशन ये भी बोली गई है, ये आप ए मान लीजिए, ये ए को, ये बी, ये सी, डी, ई। और ये भी बोली है कि ई रिसीव्ड 40 मोर देन ए, जो ई को मिला है वो ए से 40 ज़्यादा मिला है। तो यानी कि आप ये बोल सकते हैं ए प्लस फोर डी इक्वल टू ए प्लस 40 है, ठीक है, तभी तो 40 ज़्यादा मिला है। तो आप कह सकते हैं यानी कि ए प्लस फोर डी इक्वल टू ए प्लस 40 हो जाएगा। तो यहाँ से आप डी निकाल सकते हैं, डिफरेंस कितना है ये निकालना है। तो डी की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए से फोर डी इक्वल टू 40 हो जाएगा, और डी की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो इनको रुपया मिला है वो किस तरीके से मिला है, ए प्लस 10 और ए प्लस फिर 20, ए प्लस 30 और ए प्लस 40। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इनका सम कितना होना चाहिए, 720 होना चाहिए। और आपको यहाँ से ये भी नज़र में आ रहा होगा, ये जो पाँचवा वाला है इसको ए से 40 ज़्यादा है, यही बोला गया और दिख भी रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे 5 ए हो जाएगा, 10 20 30 30 60 100 हो जाएगा। 5 ए प्लस 100 इक्वल टू 720 होगा। और यहाँ से आपका 5 ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 620। और ए इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चुक्को 20, ठीक है। 124 ए की वैल्यू आ जाएगी। और आपको बताना क्या है बी के पास, और बी का ए प्लस डी है, या आप बोल सकते हैं ए प्लस 10 है बी को। तो 124 प्लस 10 134 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका सिंपल फॉर्मूले से अगर आप करते तो इस तरीके से करते, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल, आप सोच भी सकते हैं किस तरीके से। तो आप ये मान लीजिए आपके पास ए बी सी डी था, ठीक है, ए बी सी डी ई, 5 लोग थे। तो इसने बोला, पहली बात तो इसने बोला कि ये एपी में है। तो एपी का मतलब यही होता है, आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं जैसे 1 2 3 4 5 ये एपी में है। एपी का मतलब यही होता है कि इनके बीच का सबका डिफरेंस बराबर होना चाहिए। और इसने ये बोला, आप मान लीजिए कि ए को एक्स मिला और इसने बोला ई ने कितने ज़्यादा हैं, एक ए से 40 ज़्यादा, तो इसको एक्स प्लस 40 मान लीजिए, ठीक है। एक्स प्लस 40 हो जाएगा, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आप देखें ए को एक्स मिला है तो ई को एक्स प्लस 40 मिला है। तो अब आप देखें अगर ये एपी में है तो ये आपका x प्लस 30 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंस भी आपका 10 आना चाहिए, ठीक है, सबका 10 आना है। तो ये x प्लस 20 होगा और ये x प्लस 10 होगा। इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। आप देखें सबका डिफरेंस जो है वो आपका 10 ही है, ठीक है। आप दूसरे वाले में से बी में से ए घटाएंगे तो आपको 10 ही मिलेगा। तो सबका डिफरेंस 10 ही है। तो आप इनका सम कर लीजिए, तो यहाँ से सम करेंगे तो वही आएगा, क्योंकि सब ये इनका सम जो है ये आपकी राशि आ गई और ये 720 के बराबर है। और बात वही पड़ जाएगी, यहाँ से 5x प्लस 100 इक्वल टू आपका 720 आ जाएगा। और x की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आ जाएगी, 124 आ जाएगी। और आपको b की वैल्यू निकालनी है तो 124 प्लस 10 करेंगे तो 134 आ जाएगा। मैंने आपको सीधे बेसिक फार्मूले से भी बताया, बस बेसिक फार्मूले से आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ए प्लस डी मानेंगे, ए प्लस एन माइनस डी होता है, ठीक है। अगर कोई भी आपको पांचवा पद निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। और यहाँ से हमें डी की वैल्यू निकालनी थी, और डी की वैल्यू निकालने के लिए ही ये कंडीशन दी थी कि ई रिसीव्ड 40 मोर देन ए, जो ई के पास है वो 40 ज़्यादा है, ठीक है। तो वो कंडीशन भी हमने कर ली थी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 124 आ जाएगा, सॉरी 134 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 134 पूछा गया है बी के पास कितनी राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पाई चार्ट में भारत की मोबाइल फ़ोन विनिर्माण कंपनियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। निर्मित मोबाइल फ़ोन की कुल संख्या 12, 4 के पीछे 4 जीरो इतनी है। और आपको निकालना है LMN द्वारा कुल कितने मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए। तो LMN 30% है, तो आप सीधे सीधे इसका 30% निकाल लीजिए,
ठीक है। टोटल आपके पास 12 है और एलिमेंट द्वारा निकालना है तो 30% निकाल लीजिए, तो 30% निकाल लीजिए, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएंगे। 3 चक्को 12 की 2, 1 3 दूनी 6, 1 7 3 कम 3, 372000 आ जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। आसान क्वेश्चन है क्योंकि आपको टोटल दिया गया और आपको बताना क्या है, एलिमेंट द्वारा कितनी राशि प्राप्त हुई है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे गलत था क्योंकि यहाँ पे दोनों ये आपका 21 का क्यूब है और ये आपका 20 का क्यूब है, तो दो ऑप्शन आ रहे थे, तो ये क्वेश्चन गलत था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूर्ण घन आपके दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके कोई गलत क्वेश्चन होते हैं तो उसका आपको आंसर मिल जाता है, उसके मतलब सभी को मार्क्स बराबर मिलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बोला भी गया है, दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स, यानी कि सारे बच्चों को इसमें जिसने किया है या नहीं किया है सबको मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहीं पर आपके 25 क्वेश्चन खत्म हो गए। बाकी आप देख सकते हैं इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और आपकी अगर प्रैक्टिस होगी तो तभी आप कर सकते हैं। बाकी आप प्रीवियस ईयर पेपर सेट करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि आप कम से कम इतने लोग कमेंट करें ताकि मैं कराऊं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आप किस तरीके से पे करेंगे। अगर आप कहेंगे यूट्यूब में सभी के लिए फ्री करें तो फ्री होगा, लेकिन उसके लिए फ्री में कर सकता हूँ, फ्री में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन फ्री के लिए मेरी जो मैं कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन ला के दे रहा हूँ तो उसका रिजल्ट भी तो मुझे मिलना चाहिए ना। आप भी मानते हैं, अगर आप भी काम करेंगे, क्योंकि इतने टाइम से मैं आपको फ्री में ही सारी वीडियो प्रोवाइड कराते जा रहा हूँ, तो आप देखेंगे मैंने आपको रीजनिंग में एसएससी हो गया सारी वीडियो फ्री में ही प्रोवाइड किए हैं। और अभी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए सीबीटी 1 के मैंने आपको प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैं फ्री में ही आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो फ्री में कब तक मैं प्रोवाइड कराते रहूँगा अगर मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से व्यूज़ तो इतने हैं नहीं क्योंकि कम लोग देखते हैं, लेकिन जितने भी देखते हैं वो देखते हैं डेली, क्योंकि उन्हें फ़ायदा होता है तभी वो देखते हैं। और आप भी यहाँ तक मेरी बात सुन रहे होंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा, तभी तो आप लास्ट तक आए होंगे, नहीं तो आप शुरू से ही चले जाते। कई लोग चले भी गए होंगे शुरू से ही, जो लास्ट तक होगा उससे कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा। अगर आपको सेट चाहिए तो या तो व्यूज़ आएँ, अगर वीडियोज़ में व्यूज़ अच्छे आएंगे तो कहीं कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा, लेकिन व्यूज उतने हैं नहीं तो मैं कहाँ से अपने अपने आप की जो मेरी मेहनत है उसका रिजल्ट मैं कहाँ से लाऊंगा। तो इसलिए आपका सपोर्ट भी ज़रूरी है। ठीक है, आप सपोर्ट भी अपना कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये पेपर चाहिए होंगे, रेलवे ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहा है उन्हें चाहिए होंगे, बाकी लोगों तो नहीं चाहिए होंगे। अगर उन्हें चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करें। ठीक है, कम से कम 40 लोग कमेंट करें और उसके बाद मैं आपको यूट्यूब में ही प्रोवाइड कराऊंगा, अगर आप कुछ मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं भी आपको सपोर्ट ज़रूर करूँगा। ठीक है, या उसका मिनिमम अमाउंट मैं रख दूँगा, जैसे 100 रुपीज़ रखूँगा और 20 सेट आपको मैं कराऊँगा इसी तरीके से। ठीक है, और यूट्यूब में ही मैं उन्हें कराऊँगा किस तरीके से। अगर 40 ही लोग होंगे तो मैं उनकी मेल आईडी ले लूँगा और मेल आईडी में ही उनको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा उनकी इस वीडियोज़ का। ठीक है, 20 के 20 सेट का। तो यहीं पर इसे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।